हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो पढ़ने वाले हैं हम डेटा स्ट्रक्चर क्यू। ठीक है, क्यू जितना स्टैक इंपॉर्टेंट है उतना क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कई बार इनके डायरेक्टली बस प्रिंसिपल पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे स्टैक का हमने प्रिंसिपल देखा था, वो था लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे क्यू के लिए जो प्रिंसिपल होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको आप जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो हमारा क्यू लगती है, जैसे सपोज हम कोई टिकट काउंटर्स हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे जो क्यू लगती है उसी की तरह ही ये वाला क्यू बिहेव करता है। यानी कि जो पर्सन, जैसे अगर कोई टिकट विंडो है, उसके अंदर जो पर्सन सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले टिकट दिया जाता है, फिर दूसरे पर्सन को, फिर तीसरे पर्सन को। यानी कि जो बंदा सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। वही सेम प्रिंसिपल जो है आपका क्यू फॉलो करता है। क्यू क्या डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड लिस्ट विच इनेबल्स इंसर्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एट वन एंड कॉल्ड रियर एंड डिलीट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एट अनदर एंड कॉल्ड फ्रंट। तो अब देखो थोड़ा सा स्टैक से कंपेयर करके चलते हैं तो क्या होगा, दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टैक के अंदर क्या हो रहा था, टॉप पे ही आपका पुश हो रहा था एलिमेंट और टॉप से ही आप एलिमेंट को पॉप कर रहे थे। जबकि क्यू के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वैसे भी समझे कि कोई स्टैंडिंग क्यू होती है तो उसके अंदर वन बाय वन एक एक पर्सन ऐड होता जाता है। तो जैसे देखो ये वन वन वन, अब कोई नया पर्सन आएगा तो वो यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन किसी पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करानी है या कोई पर्सन जो है किसी पर्सन को डिलीट करना है तो वो डिलीट कहाँ से होगा, इस एंड से। तो देखो जो इंसर्शन और डिलीशन जो है अलग अलग एंड से हो रहा है। तो जिस एंड से इंसर्शन होता है उस एंड को हम कहते हैं रियर, ठीक है, और जिस एंड से डिलीशन होता है उस एंड को हम कहते हैं फ्रंट। इस एंड को हम कहते हैं फ्रंट, जहां से डिलीशन होता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ टॉप ही था, यहाँ पे आपके दो एंड्स हो जाएंगे। एक रियर एंड हो जाएगा जहां से इंसर्शन परफॉर्म होगा, और एक आ जाएगा आपका फ्रंट एंड जहां से डिलीशन परफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे पीपल्स जो है वेटिंग इन अ लाइन फॉर अ रेल टिकट फ्रॉम अ क्यू, तो वो आप समझ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया टिकट विंडो पे जो क्यू लगती है वो ही एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इसको समझने के लिए। तो देखो ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया जहाँ से डी क्यू यानी कि डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये रियर पार्ट हो गया यानी कि एन क्यू यानी कि जहां से इंसर्शन परफॉर्म होगा। जैसे स्टैक के अंदर हम बोलते थे ना पुश और पॉप, इंसर्शन और डिलीशन के लिए, यहाँ पे हम इसके जगह क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू इज फॉर इंसर्शन एंड डी क्यू इज फॉर डिलीशन। ठीक है, एप्लीकेशंस देखो, इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कुछ एप्लीकेशन दी होती है और पूछ लिया जाता है कि क्या इसको क्यू में यूज कर सकते हैं, या क्यू इसके लिए इस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो कुछ वाइडली यूज एप्लीकेशंस में कौन कौन सी एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है जहाँ पे सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज है, ठीक है ना, जैसे कोई प्रिंटर हो गया, डिस्क हो गया, सीपीयू हो गया, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, क्यू यूज कर सकते हो, जो कि रिक्वेस्ट को मेंटेन करके रखेगा, और जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो रिक्वेस्ट है उनको क्यू के अंदर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्यू और कहाँ पे यूज हो सकता है, जहाँ असिंक्रोनस ट्रांसफर हो। असिंक्रोनस ट्रांसफर का मतलब क्या है, जो सेंडर है और रिसीवर है, अगर उनकी क्लॉक रेट जो है वो सिंक्ड नहीं है ना, क्लॉक रेट जो है उनका इक्वल नहीं है, यानी कि जो डेटा उनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है वो सेम रेट पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या मेंटेन कर दी जाती है, क्यू मेंटेन कर दी जाती है, जिसमें डेटा को स्टोर करके रख दिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू रिसीवर की जो भी डेटा रेट होती है जिसपे कि वो रिसीव कर रहा है, उस हिसाब से वो वैल्यूज को यहाँ पे प्रोसेस करता रहता है। उसके अलावा क्यूज कहाँ पे यूज हो सकते हैं, बफर में। जब कोई वेटिंग बफर्स आप बना रहे हैं, जैसे MP3 मीडिया प्लेयर हो गया, CD प्लेयर हो गया, कोई वेटिंग बफर्स है उसके अंदर भी आपकी क्यूज मेंटेन होती है। ठीक है ना, जैसे आप यूट्यूब पे भी अगर कोई गाने सुनते हैं तो उसके अंदर आप कोई वैल्यू, कोई सॉन्ग जो है उसको ऐड करना चाहते हैं तो उनको आप एक क्यू के अंदर ऐड करते जाते हो, तो जैसे जैसे जिस ऑर्डर में ऐड किए जाते हैं उस ऑर्डर में वो सॉन्ग्स जो होते हैं प्ले होते रहते हैं। ठीक है ना, देखो queues are used to maintain the playlist in the media players in order to add and remove the songs from the playlist, and also queues जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होती है फॉर हैंडलिंग द इंटरप्ट्स। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है क्यूज की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो असिंक्रोनस ट्रांसफर में आपकी क्यूज यूज होती हैं, सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज में यूज होती हैं, बफर्स मेंटेन करने के लिए यूज होती है, इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए क्यू एप्लीकेशन यूज की जाती है। ठीक है, अब क्यू होता क्या है, अब तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप किस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, जो आपका क्यू रियल वर्ल्ड में होता है उसकी तरह ही। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि इनकी प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। क्यू का प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और आपका जो स्टैक है उसका है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, दोनों तरीके से उसको बोलते हैं। क्यू के अंदर जो इंसर्शन होता है वो कौन से एंड पे होता है, रियर एंड पे, और जो डिलीशन होता है वो कौन से एंड पे होता है, फ्रंट एंड पे। ठीक है, या फिर उसको हेड ऑफ द क्यू भी बोल सकते हैं, और जो इंसर्शन जहाँ पे हो रहा है उसको हम टेल ऑफ द क्यू भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखो ये आपका हेड ऑफ द क्यू है, ठीक है ना, जहाँ यानी कि हेड ऑफ द क्यू बोल लीजिए, फ्रंट एंड बोल लीजिए या फ्रंट पॉइंटर बोल लीजिए। ये कौन सा पॉइंट आपका एंड है जहाँ से आपका डिलीशन हो रहा है, ठीक है ना, डिलीशन इन क्यू, ठीक है। और जो आपका टेल ऑफ द क्यू है या फिर रियर पॉइंटर है या रियर एंड है, इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे आपका इंसर्शन हो रहा है क्यू के अंदर। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, देखो वहां पे हमारे पुश और पॉप थे, यहाँ पे क्या से ऑपरेशन हो जाएंगे, एन क्यू फॉर द इंसर्शन इन अ क्यू, डी क्यू फॉर द डिलीशन इन अ क्यू। यहाँ पे भी देखो इंसर्शन के टाइप पे आपकी ओवरफ्लो कंडीशन चेक होगी, ठीक है, और डिलीशन के टाइम पे आपकी अंडर फ्लो कंडीशन चेक होंगी, ठीक है। पीक आपका ये है कि आपको कोई एलिमेंट अगर रिटर्न करवाना है, ठीक है ना, विच इज पॉइंटेड बाय द फ्रंट पॉइंटर। जो भी कोई एलिमेंट आपका फ्रंट पॉइंटर के थ्रू पॉइंट किया जा रहा है, अगर उस एलिमेंट को आपको देखना है कि उस पर क्या एलिमेंट है, लेकिन पीक कभी भी डिलीट नहीं करेगा, वो सिर्फ वो उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा, लेकिन वो उस वैल्यू को डिलीट नहीं करता। क्यू ओवरफ्लो की जो कंडीशन होती है उसको इज फुल कहा जाता है, और क्यू अंडरफ्लो की जो कंडीशन होती है उसको इज एम्प्टी कहा जाता है। जो क्यू का इंप्लीमेंटेशन है वैसे ही सेम स्टैक की तरह आप इसको सीक्वेंशियल एलोकेशन या फिर स्टैटिक भी बोल सकते हो, और लिंक लिस्ट एलोकेशन यानी कि डायनेमिक एलोकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सीक्वेंशियल एलोकेशन करना है तो एरे के थ्रू होगा, और अगर डायनेमिकली आप किसी क्यू को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यूज करोगे लिंक लिस्ट, ठीक है। अब देखो क्यूज के टाइप क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइप होता है क्यू का, वो होता है लीनियर क्यू। लीनियर क्यू का मतलब क्या है, एक तरफ से आपका एक एंड से आपका इंसर्शन होगा और एक एंड से आपका क्या होगा, डिलीशन होगा। तो देखो फर्स्ट ये लीनियर क्यू हो गया, जिसके अंदर एक साइड से आपका एक एंड से रियर एंड से आपका इंसर्शन होगा और फ्रंट एंड से आपका डिलीशन होगा, ठीक है ना। तो देखो द end at which insertion takes place is known as rear end, and at the end which deletion takes place is known as the front end, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ठीक है ना। जो लीनियर क्यू होती है वो आपकी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है फीफो रूल को, लेकिन इसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या हो जाती है, इंसर्शन जो होता है सिर्फ रियर एंड पे ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज ये आपके एक क्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम डाल देते हैं 5 7 9 10 12 एंड 14। तो रियर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और आपकी ये क्या हो गई है, क्यू फुल हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर अब आप और वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। बट सपोज हमने कुछ वैल्यूज डिलीट कर दिया, यानी कि 5 डिलीट कर दिया, 7 डिलीट कर दिया, 9 डिलीट कर दिया, इसका मतलब फ्रंट अब कहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा, 10 को, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपकी स्पेसेस एम्प्टी स्पेसेस हो जाएंगे। लेकिन एम्प्टी स्पेसेस होने के बावजूद भी आप इनके अंदर वैल्यूज इंसर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि स्ट्रिक्टली यहाँ पे फीफो रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रियर जो है वापस से आपका क्या होगा, अपडेट नहीं हो सकता, रियर अभी भी मैक्स को पॉइंट करेगा, और यहाँ पे ये क्या कंडीशन बताएगी, ओवरफ्लो ही कंडीशन बताएगी, स्टिल अगर आपके पास स्पेसेस अवेलेबल हैं तो भी, ठीक है ना। तो ये लीनियर क्यू की सबसे बड़ी मेजर डिसएडवांटेज होती है कि सपोज आपने 100 साइज का कोई एरे बना रखा है, और अब रियर जो है वो 100 को पॉइंट कर रहा है, और आपने ऑलमोस्ट 50 वैल्यूज डिलीट कर दी, यानी कि आपके पास 50 का स्पेस एम्प्टी है, ठीक है, फिर भी आप क्या कर पा रहे हो, आप नहीं इसके अंदर इंसर्ट कर पा रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, वेस्टेज होती है आपकी मेमोरी की। तो लीनियर क्यू उस वजह से, उस लीनियर क्यू का आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। इसको ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है सर्कुलर क्यू, इसको रिंग बफर भी बोला जाता है। तो देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्कुलर क्यू, इसको रिंग बफर भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आपके जो लास्ट पॉइंटर होता है, यानी कि इट इज सिमिलर टू द लीनियर क्यू एक्सेप्ट दैट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट होता है क्यू का वो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट होता है, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट होता है। इसका मतलब अगर रियर लास्ट तक पहुंच भी जाए और अगर यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस होंगे तो हम रियर को आगे अपडेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो लीनियर क्यू की डिसएडवांटेज थी वो ओवरकम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक एंड जो है दूसरे अनदर एंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका स्पेस वेस्ट नहीं होता, आप सिंपली क्या कर सकते हो, रियर को इंक्रीमेंट कर सकते हो और उससे आप वैल्यूज इसमें इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट जो क्यू होती है वो होती है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या होता है, हर एलिमेंट के पास कुछ प्रायोरिटी होती है जो उससे एसोसिएटेड होती है, और उस प्रायोरिटी के बेसिस पे क्यू के अंदर आपकी वैल्यूज को अरेंज किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट आपका सेम प्रायोरिटी पे अगर होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यानी कि अगर प्रायोरिटी का टाई हो जाता है तो उस केस पे हम फिर फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि कोई दो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो दोनों रिक्वेस्ट आपको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है ना, उन दोनों रिक्वेस्ट को सर्विसेज देनी है, बट दोनों ही रिक्वेस्ट की अगर प्रायोरिटी सेम है, सपोज दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो उस केस में क्या देखा जाता है कि कौन सा
रिक्वेस्ट पहले आया यानी कि फीफो ऑर्डर को देखा जाएगा अगर प्रायोरिटी सेम होगी, और प्रायोरिटी जिसकी अगर प्रायोरिटी सेम नहीं है यानी कि तो फिर जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी पहले उसको सर्विस दी जाएगी, और अगर प्रायोरिटी सेम होगी तो किस प्रिंसिपल से आप देखेंगे सर्विसेज देंगे, फीफो प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, तो इंसर्शन टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द अराइवल। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंसर्शन होता है प्रायोरिटी क्यू में वो तो किसके बेसिस पे होता है, अराइवल बेसिस पे होता है, लेकिन जो डिलीशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, प्रायोरिटी पे। जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी सबसे पहले उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है आपका डी क्यू। देखो डी क्यू जो है इसको आप उससे डिलीशन ऑफ क्यू से मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पे डी क्यू का मतलब है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है, जो आपकी लीनियर क्यू थी उसमें क्या था, एक एंड से आप डिलीशन कर रहे थे और एक एंड से आप इंसर्शन कर रहे थे, जबकि डबल एंडेड क्यू आपकी लीनियर क्यू से डिफरेंट क्यू है, क्योंकि डबल एंडेड क्यू के अंदर जो इंसर्शन है और डिलीशन है वो दोनों ही आपके दोनों एंड्स पे परफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि फ्रंट एंड पे भी आप इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो और आपके रियर एंड पे भी इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो। तो अब आप खुद ही देखिए, अगर आप इन चारों क्यूज में से देखें तो सबसे स्ट्रिक्टली कौन फॉलो कर रहा है फीफो को, लीनियर क्यू। ठीक है, बाकियों में क्या है, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर एरे रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो क्या होंगे, हमको दो वेरिएबल्स यहाँ पे चाहिए होंगे, एक चाहिए होगा फ्रंट और एक चाहिए होगा रियर। ठीक है ना, दे आर इंप्लीमेंटेड इन द केस ऑफ एवरी क्यू, फ्रंट एंड रियर वेरिएबल्स पॉइंट टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर इंसर्शन एंड डिलीशंस आर परफॉर्म्ड इन अ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका इनिशियली क्यू एम्प्टी है ना, यानी कि क्यू को सिर्फ आपने इनिशियलाइज किया, तो उस केस में आपका जो फ्रंट है और रियर है वो दोनों किसको पॉइंट करेंगे, -1 को। ये क्या दर्शाएगा कि आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है, और जैसे जैसे वैल्यूज आएंगी वैसे वैसे आपकी फ्रंट और रियर की वैल्यूज अपडेट होती जाएंगी। वो कैसे अपडेट होती है वो देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसे तो मैंने समझा रखा है, जैसे सपोज सबसे पहले जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, सपोज सबसे पहले मुझे h को इंसर्ट करना है, तो h को इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, फ्रंट और रियर जो है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, और रियर और फ्रंट दोनों सेम कोई वैल्यू को पॉइंट करने लगेंगे। अब सपोज नेक्स्ट वैल्यू आई e, तो e के केस में क्या होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि रियर साइड पे आपका इंसर्शन होता है, रियर को आप सबसे पहले, फ्रंट को अब देखो आप इंक्रीज नहीं करोगे, आप सिर्फ रियर को इंक्रीज करोगे, तो रियर अब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे e। इसी तरीके से अब l वैल्यू आई है तो फिर रियर इंक्रीज होगा, जैसे वहां पे टॉप इंक्रीज होता था यहाँ पे रियर इंक्रीज होगा और l को इंसर्ट कर देंगे, फिर वापस l आया तो यहाँ पे वापस रियर इंक्रीज होगा और l को इंसर्ट कर देंगे, फिर अगेन वापस आपका o आया तो o को रियर को इंक्रीज कर देंगे और o को इंसर्ट कर देंगे, तो रियर किसको पॉइंट करेगा, 4th इंडेक्स को, जबकि अभी भी देखो फ्रंट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 0th इंडेक्स को। क्यों, क्योंकि फ्रंट को हमने यहाँ पे इंक्रीज क्यों नहीं किया, फ्रंट कब इंक्रीज होगा, जब कोई वैल्यू आपको डिलीट करनी होगी, यानी कि सपोज अगर मुझे h को डिलीट करना है उस केस में मेरा क्या होगा, फ्रंट जो होगा वो यहाँ पे इंक्रीज होके अब 1 को पॉइंट करने लग जाएगा, ई को डिलीट करना है तो फिर फ्रंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 2 को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रियर को आपको कब इंक्रीज करना है, जब आपके वैल्यूज आप इंसर्ट करवा रहे हो, और फ्रंट को कब इंक्रीज करना है, जब वैल्यू डिलीट करवा रहे हो। और इनिशियली क्या होगा, जब इनिशियली आपका क्यू एम्प्टी यानी कि फ्रंट और रियर दोनों ही -1 है, उस केस में अगर कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो फर्स्ट टाइम जो होगा फ्रंट और रियर दोनों ही अपडेट होगी, किसको पॉइंट करने लग जाएंगे, 0 को, यानी कि एक ही एलिमेंट है इसलिए वो दोनों को पॉइंट करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे आप इससे भी समझ सकते हैं क्यू एम्प्टी है, यानी कि अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या हो गया, अगर फ्रंट और रियर दोनों या तो -1 को पॉइंट कर रहे हैं, या फ्रंट जो है वैल्यूज डिलीट करते करते रियर से भी आगे पहुंच गया, यानी कि जो फ्रंट की वैल्यू है वो रियर से ज्यादा हो गई, तो इन दोनों ही केसेस में आपकी कौन सी सिचुएशन आएगी, अंडर फ्लो की सिचुएशन। और ओवरफ्लो की सिचुएशन कब आएगी आपकी, जब रियर जो है वो आपके मैक्सिमम साइज पे रीच कर जाएगा, तो आपकी कौन सी वाली कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो की। ठीक है, तो ये इनके एल्गोरिथम्स मैंने यहाँ पे बता रखी है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये मैक्सिमम साइज रियर यहाँ पे पहुंच गया, अब आप कोई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहेंगे तो वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि रियर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है, तो उस केस में यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई आपकी, ओवरफ्लो की कंडीशन। ओके, ठीक है, अब ये देखिए फ्रंट जब वैल्यूज डिलीट हो रही है तो क्या हो रहा है, फ्रंट इंक्रीज हो रहा है, देखो उस केस में रियर कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ आप फ्रंट को ही इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम तो देखा, अब आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे जो मैंने समझाया वो एल्गोरिथम यहाँ पे लिख रखी है कि अगर रियर मैक्स -1 को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम साइज जो है, सपोज मैक्सिमम साइज है 5, तो इंडेक्सिंग आपकी कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4, यानी मैक्स जो वैल्यू है उससे -1 तक की इंडेक्सिंग हो गई, यानी कि रियर अगर यहाँ पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, आपके एरे जो है वो फुल हो गया है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, कंडीशन ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप चेक करोगे कि अगर फ्रंट और रियर -1 है, देखो ये कंडीशन चेक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि क्यू जो है आपने इनिशियलाइज किया हो, उस केस में क्यू एम्प्टी होगा, तो उस केस में फर्स्ट टाइम आपको फ्रंट और रियर दोनों को ही अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और अगर ये केस नहीं है, यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर कोई वैल्यूज हैं, तब तो हम सिर्फ किसको ऐड करवाएंगे,
रियर को ही इंक्रीज करवाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, जो भी रियर की अपडेटेड वैल्यू होगी उसके अंदर हम जो भी हमें वैल्यू इंसर्ट करवानी है उस वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है ना। आपके डिलीशन के केस में क्या होगा, अंडरफ्लो कंडीशन चेक होगी, क्या हो सकती है, या तो आपने जो क्यू को इनिशियलाइज किया है लेकिन क्यू में अभी तक कोई वैल्यू थी नहीं, यानी कि फ्रंट या तो -1 को पॉइंट कर रहा हो या फिर फ्रंट जो है वैल्यूज डिलीट करते करते, यानी कि सपोज यहाँ पे रियर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, और फ्रंट जो है यहाँ की वैल्यू डिलीट की, ये वाली डिलीट की, लास्ट वैल्यू डिलीट करके फ्रंट जो है अब इसको पॉइंट करने लग गया। तो इस केस में क्या हो गया, फ्रंट की वैल्यू जो है रियर से एक्सीड हो गई, यानी कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए। इन दोनों ही केस में कैसी सिचुएशन आ जाएगी, आपकी अंडरफ्लो की सिचुएशन आ जाएगी। और अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो उस केस में हम वैल्यू के अंदर क्या डाल देंगे, फ्रंट की वैल्यू डाल देंगे और फ्रंट को क्या कर देंगे, एक वैल्यू आगे इंक्रीज कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। तो देखो इसका भी टाइम आपका ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगा, ठीक है, और इसका भी टाइम आपका ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगा, क्योंकि देखो कहीं पे भी लूप वूप कुछ यूज नहीं हो रहा, लीनियर टाइम पे आप काम कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे एल्गोरिथम्स, ठीक है, आपकी डिलीशन की या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डीक्यू और एनक्यू की, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है एरे इंप्लीमेंटेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज देखो यहाँ पे एक इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी मैंने यहाँ समझा रखा है कि वैल्यूज आप डिलीट करते गए, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये स्पेसेस आपके एम्प्टी रह गए, है ना, और फ्रंट आप किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और रियर इसको पॉइंट कर रहा है। अब सपोज दो वैल्यूज और आती हैं 50 एंड 60, तो ये वैल्यूज तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। अब एक और वैल्यू आती है 70, अब ये वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आ गई है आपकी, ओवरफ्लो की सिचुएशन आते हैं, हमें क्या कर देना है, एग्जिट। जबकि अगर आप देखें तो हमारी ये वाली जो वैल्यूज थी, यानी कि हमारे पास अभी भी 5 ऐसे स्पेसेस थे जो एम्प्टी थे, जो खाली थे, जहाँ पे वैल्यूज डाली जा सकती थी, बट क्योंकि हम एरे यूज कर रहे हैं, एरे इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं, लीनियर क्यू यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको ही दूर करने के लिए सर्कुलर एरे, आपका जो सर्कुलर क्यू है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज ये है कि आप एरे का साइज डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि आप एडवांस में कितना, अगर आपने सपोज 1000 एडवांस में ही 1000 साइज ले लिया एरे का और आपको जरूरत सिर्फ 100 की ही थी, तो उस केस में कितना वेस्ट हो जाएगा, आपका 900 जो है साइज वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ फीजिबल थिंग, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचें कि रन टाइम पे आप एरे का साइज कुछ इंक्रीज कर देंगे या नया एरे डिक्लेयर कर देंगे, तो उस केस में क्या होंगे, बहुत सारे रीअलोकेशंस करने पड़ेंगे और वो क्या होगा, इटसेल्फ एक मेमोरी वेस्टेज और टाइम वेस्टेज को लीड करेगा। इसलिए जनरली प्रेफर किया जाता है कि जो क्यू इंप्लीमेंटेशन है वो लिंक लिस्ट के थ्रू किया जाए, जिससे क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज कम से कम हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये क्यू भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। थैंक यू।